स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं समीर भी। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, इनमें से 4 के नतीजे भी आ चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार भी बनने जा रही है। इसके साथ ही अब 2024 की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, जिसकी झलक आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में भी आपको दिखने के आसार हैं। जी हाँ, शुरुआत महुआ मोइत्रा की सदस्यता को लेकर भी हो सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने कैसे कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इन विधानसभा चुनावों में जमकर चली, उसने जबरदस्त असर दिखाया, उस पर भी करेंगे बात। जैसा कि समीर कह रहे हैं, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द जो सामने रख दिया है, जो अब 2024 तक आपको बार बार सुनने को मिलेगा, गारंटी। दरअसल ये चुनाव सिर्फ मोदी वर्सेस ऑल का चुनाव रहा। मध्य प्रदेश में जीत के बाद सबने कहा कि ये जीत मोदी की जीत है। छत्तीसगढ़ में परिणाम सबकी उम्मीदों से अलग ही रहे और राजस्थान में भी बिना किसी चेहरे के उतरी बीजेपी ने चुनाव में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी शायद उम्मीद बीजेपी को भी नहीं रही होगी। जी हाँ, ये चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का चुनाव कैसे रहा, ये समझाएंगे आपको और इसके लिए कुछ डेटा, कुछ आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गारंटी बन गया है जीत की। ये साफ तौर पर नजर आता है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने सीएम पद के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया था, जिसके बल पर कहा यह जा सके कि बीजेपी ने इस चेहरे के बल पर चुनाव लड़ा। चेहरा अगर किसी का सामने था तो वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और ये जीत की गारंटी बना। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हैट्रिक को जोड़ रहे हैं 2024 से। और वो ये कहते हैं कि जैसे 3 राज्यों में हमने विजय की हैट्रिक लगाई है, अब 2024 में भी हैट्रिक की तैयारी है। तो यह बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल तब सुर्खियों में रहा जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने संबोधित किया। मैसेज देने की कोशिश ये कि सिर्फ एक ही बंदा काफी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। तो मोदी की रैलियों का असर हमने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जबरदस्त जीत के फैक्टर क्या थे और क्या रहे, देखिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के फैक्टर, बड़े फैक्टर क्या रहे, देखिए मोदी का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर था और वो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। मोदी की गारंटी, और ये अब 2024 तक भी लग रहा है कि बीजेपी का नारा रहने वाला है। नया चुनाव तो नई रणनीति, यानी हर चुनाव के लिए अलग रणनीति बनाई, हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनाई और अलग रणनीति के तहत ही बीजेपी आगे बढ़ी। इसके अलावा मंत्रियों को, सांसदों को जमीन पर उतारा और वो फॉर्मूला भी बीजेपी के काम आया क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को बीट भी किया। साथ ही मंत्री और सांसदों ने अपने अपने इलाके, अपने अपनी सीट पर काम किया जीतने के लिए, अपने आप को एक बार फिर साबित करने के लिए। महिला आरक्षण का मुद्दा काम कर गया, महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। महिला वोट के साथ साथ आदिवासी वोट भी बीजेपी के खाते में गया है और यह बड़ी और ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए। आदिवासी वोटों का इस तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह लगातार कोशिश रही कि आदिवासी वोट भी उन्हें मिले। ओबीसी के साथ साथ एससी वोट भी उनको मिला और यह बड़ा वोट शेयर बीजेपी इसके जरिए ही अपने वोट शेयर को बड़ा कर पाई। सवर्ण वोट मिला और इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर यानी युवा वोटर भी उनके खाते में गए और साथ ही हिंदुत्व कार्ड। बिल्कुल, तो ये तमाम वो मुद्दे, ये तमाम वो अहम मुद्दे जो कि बीजेपी के फेवर में गए, उनकी पूरी फहरिस्त, लंबी चौड़ी फहरिस्त हमने आपको गिनवाई। नतीजों पर इंडिया गठबंधन में घमासान नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सहयोगियों पर ही सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने हार का ठीकरा जानते हैं किस पर फोड़ा है, कांग्रेस पार्टी पर। तो आपस में ही रार नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं
वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं इन नतीजों के बाद। तो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है इंडिया में, लेकिन घमासान शुरू हो गया है। कौन कौन क्या क्या कह रहा है वो भी आपको बता देते हैं। संजय राउत शिवसेना की तरफ से उन्होंने कहा है कि एमपी में कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन का नियम नहीं माना है। इसके अलावा केसी त्यागी जेडीयू से उन्होंने कहा 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, इंडिया गठबंधन नहीं कांग्रेस की हार है। मनोज झा ने कहा आरजेडी से बीजेपी के अहंकार का मुकाबला कांग्रेस अहंकार से नहीं कर सकती है। अनुराग भदौरिया ने कहा समाजवादी पार्टी से कि कमलनाथ की समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव का मतलब क्या है। जी हां, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला देखिए क्या कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश को 5-7 सीटें देती तो भला क्या हो जाता, यह सवाल उन्होंने उठाया। 3 राज्यों के नतीजे बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की विफलता है, ये टीएमसी के कुणाल घोष कह रहे हैं। इसके अलावा पी विजयन कहते हैं कांग्रेस की सोच ही पतन का कारण बनी। तो इस तरह के बेहद सख्त बयान नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो आपस में ही एक दूसरे को सवालों के घेरे में लेते हुए दिखते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, चुनाव नतीजों पर मायावती ने भी बयान दिया है। एक तरफा नतीजों से लोग शंकित हैं, कहा मायावती ने परिणाम गले के नीचे उतरना मुश्किल है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। एक तरफा नतीजा रहस्यात्मक मामला है, नतीजों पर गंभीर चिंतन की जरूरत है, यह कहा है मायावती ने। नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक हुई, भयंकर भूल चूक चर्चा का विषय है। मायावती की तरफ से एक तरफा नतीजे को संदेहास्पद बता रही हैं, नतीजों पर गंभीर चिंतन की जरूरत व्यक्त कर रही हैं, लेकिन बीएसपी का ही वोट शेयर है जो बड़ी संख्या में पूरी तरह से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चला गया है और बड़ी वजह बना है बीजेपी की जीत की। और देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ रहे हैं सीधे संसद भवन से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आमोद राय संसद भवन से ही हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश कुमार जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। और 2 बहुत खास मेहमान स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और ही साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राकेश त्रिपाठी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आमोद मैं आपके पास आऊंगा। आज निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के फौरन बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो आपस में ही मगजमारी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए समीर, आज पार्लियामेंट का सेशन का पहला दिन है और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद आएंगे संसद और उनका जो बयान होगा, उनका जो वक्तव्य होगा वो बहुत खास होगा, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आज वो संसद आ रहे हैं और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं या उनके जो नेता हैं उनकी भी बैठक 10 बजे संसद भवन के अंदर है। जो फ्लोर लीडर्स के नेता होते हैं उनकी बैठक है, उसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता है, क्योंकि कल के तल्ख टिप्पणियों के बाद अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि इंडिया अलायंस के कौन कौन से फ्लोर लीडर्स इस बैठक में शामिल होते हैं। तो संसद में एका रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे बाहर की जो एकता है इंडिया अलायंस का वो भी बहुत प्रभावित होगा। ये दिखाने के लिए आज इंडिया अलायंस की कौन कौन संसद में शामिल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं और वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हर बार कस्टमरी बयान जो प्रधानमंत्री देते हैं तो इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों से संसद को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन वो चल पाता है नहीं चल पाता है देखना होगा। लेकिन उससे भी खास आज जो महत्वपूर्ण संसद में घटनाएं घटनी हैं उसमें महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट जो है उसको आज लोकसभा में टेबल किया जाएगा और साथ ही 3 जो एविडेंस एक्ट 3 जो बिल थे गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण, उसको भी आज उसकी समिति जो है लोकसभा में टेबल कर सकती है। उसमें भारतीय दंड संहिता, उसमें भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट से संबंधित जो 3 बिल थे
जो गृह मंत्रालय जी। के बहुत ही परिवर्तनकारी बिल हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट भी आज संसद में पेश हो सकता है। तो ये आज की घटनाएं संसद में देखने लायक होंगी। जी, और संसद पर नजर बनी रहेगी। अमोद, आपके पास भी आते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या विपक्ष का रूप रहता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 3 राज्यों में हार के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि नतीजे हमारी उम्मीदों से कम रहे हैं। कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं रहा। कांग्रेस के वोट शेयर उम्मीद जगाता है, ये भी कहा है जयराम रमेश ने। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, यानी उम्मीद के साथ ट्वीट कर रहे हैं कि वोट शेयर बहुत पीछे नहीं रहा है, वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन जुड़ेगा भारत और जीतेगा भारत, ये नारा भी देते हुए जयराम रमेश। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी मौजूद है। सबसे पहले तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, जयराम रमेश कह रहे हैं कि वोट शेयर बहुत पीछे नहीं रहा है, वोट शेयर लगभग बराबर है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उम्मीद अभी भी वो कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। अभी भी 2024 के लिए उनको लगता है कि बहुत अंतर नहीं है आपके और उनके बीच में। नहीं, उम्मीद रखनी भी चाहिए। कांग्रेस को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा प्रतिपक्ष का हम सम्मान करते रहे हैं। उम्मीद उन्हें रखनी चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम नहीं करते हैं इसलिए परिणाम खराब होता है। जो मैं अलग अलग तमाम सारे बयान इनके अलायंस पार्टनर्स के देख रहा हूं, और मायावती जी का बयान भी मैंने सुबह सुबह देखा है कि तमाम सारे किंतु परंतु के साथ कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी और अलग अलग कारण गिनाने का काम करते हैं। सच यह है कि कभी इसका आत्मावलोकन करने का काम नहीं करते हैं, कभी आत्मचिंतन करने का काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 15 जनसभाएं करते हैं, 15 रैलियां करते हैं, 12 रैलियां जाकर के वो राजस्थान में करते हैं, 4 रैलियां जाकर के छत्तीसगढ़ में करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर रह करके इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कैंपेन में जनता के साथ सीधा संवाद करने जाते हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि राहुल गांधी की कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, प्रियंका वाड्रा की कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, राजस्थान में कितनी सभाएं उन्होंने की हैं। जो जयराम रमेश जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करते हैं इसलिए ये हुआ है, लेकिन जो वो कह रहे हैं, अगर हम उन फैक्ट्स और आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़े यही बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट शेयर को बरकरार रखा है, यानी जितना उन्हें पिछली बार मिला था उतना इस बार भी मिला है। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा है और बीजेपी को वो वोट शेयर मिला है, बीएसपी का जो वोट है वो आपको ट्रांसफर हुआ, यानी अन्य और बाकी जो छोटे छोटे दल थे वो वोट शेयर आपको ट्रांसफर हुआ। लेकिन अगर ये इंडिया गठबंधन हो जाता है, साथ में आ जाते हैं, तो फिर 2024 के लिए तो मुश्किल होगा ना, अगर कांग्रेस अपने वोट शेयर को बरकरार रख रही है और उसमें कुछ और एड ऑन हो जाता है, जो जयराम रमेश कह रहे हैं, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, अति महत्वाकांक्षाओं से ये सब घिरे हुए लोग हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना ये नेता का कोई चयन कर पा रहे हैं। सच बात यह है कि जब स्वार्थ के साथ आप जुड़ते हैं, केवल पाने के लिए जब आप जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमेशा इसी प्रकार की दशा होगी। जब आप त्याग करके एक साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तब आप जुड़ सकते हैं। सच यह है कि यह बेहद परिवारवादी लोगों का एक गठबंधन है, स्वार्थपरकता का गठबंधन है, अपने अपने भ्रष्टाचार की कमाई को बचाने के लिए किया गया गठबंधन है। और जिस तरह का जनमत आया है, जिस तरह का जनता ने बहुमत दिया है, यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही है, जनता को उसने समर्थन देने का काम किया है। ठीक है राकेश जी, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, कुल मिलाकर जो आपसी सिरफटोवल नजर आ रही है फिलहाल इंडिया गठबंधन में, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये स्थिति क्यों है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है, बैठक के बाद आगे का निर्णय लेंगे, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के मुस्तकबिल को लेकर। मीटिंग बुलाया हूँ ऑल पार्टी का, तो ऑल पार्टी के मीटिंग में जो डिसाइड होता क्या करना आज क्या नहीं करना, उसके लिए हम बैठ रहे अभी 10 o'clock, 8:45, सॉरी आई एम सॉरी 9:45, तो फिर उसके बाद जो भी होगा। है क्या बताइए? अबे लेकिन 4 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो लोकसभा पे किस तरह का असर डालेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। 2019 के नतीजे किस तरह के रहे थे और उससे किस तरह से अभी विधानसभा के नतीजे आए वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं 2024 को, वो देखिए। बीजेपी 65 सीट पर, देखिए 2019 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी 65 सीट पर थी, कांग्रेस पार्टी 6 सीट पर और अन्य के पास 11 सीट थी, यानी कुल 82 सीट इन 4 राज्यों से, लेकिन और अन्य के खाते में 11 थे। अब चारों राज्यों में बीजेपी की जो सरकार नहीं है, उसकी वजह से देखिए 2024 में क्या हो सकता है।
और हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बदल सकती है। 4 विधानसभा चुनाव का लोकसभा में क्या असर होगा, वो तस्वीर देखिए। 2024 में इस तरह की तस्वीर बनकर उभर सकती है। बीजेपी 65 यानी कुल सीट में से 82 में से और कांग्रेस 6 पर। हमारे साथ मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये जो मनीष कुछ शायद कहना चाहते हैं, पहले मनीष का रुख कर लेते हैं हर्षवर्धन जी, फिर आपके पास आते हैं। जी मनीष। बिल्कुल सुमेरा, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री संसद भवन में पहुंच गए हैं और अगले कुछ ही पल में प्रधानमंत्री एक बार फिर उसी संसदीय परंपरा के तहत, जिसके तहत सदन का जो नया सत्र शुरू होता है तब प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं, तो प्रधानमंत्री अभी फिर एक बार मीडिया में अपना वक्तव्य देंगे। निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का बयान होगा उसी के हिसाब से शीतकालीन सत्र में अगर मैं कहूँ तो संसद कैसे चलेगा उसकी दशा और दिशा तय हो जाएगी। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने पहले ही इसका संकेत दे दिया था। आज जबकि सत्ता पक्ष के तमाम सांसद इस वक्त बेहद उत्साहित हैं। और मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं संसद भवन से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 4 दिसंबर की आज की तारीख, 22 दिसंबर तक ये सत्र चलना है। कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी और सबसे बड़ी बात यह कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद सत्र की शुरुआत हो रही है। तो देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होने के लिए आगे बढ़ते हुए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में जबरदस्त जीत के बाद जोशीला भाषण दिया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित किया था और आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद परिसर में और शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और मीडिया से बात करेंगे। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे,
कोई उसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम
लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नसीहत देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा कि 9 साल की नकारात्मकता को भूलकर सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें और जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उनकी हार का गुस्सा संसद में मत उतारना, ये बड़ी बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं ये तो बहुत बड़ी बात जो राहुल गांधी की तरफ से हमेशा कही जाती है कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि नकारात्मकता छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी वजह से जो कुछ मुद्दों को लेकर नफरत पैदा हो रही है वो मोहब्बत में बदल जाएगी अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो। देखिए समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो कहा है इसको कांग्रेस सुनेगी तो नहीं, क्योंकि उसको ये कैसे लग सकता है कि हमारा विरोधी हमारे भले के लिए बोल रहा हो। लेकिन कहे तो प्रधानमंत्री उनके भले की बात रहे। आप सोचिए, जो राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं जी, उनकी दुकान कहीं दिखी नहीं रही। और जिस तरह से वो पनौती पनौती कह रहे थे, वो रैली में सबको याद होगा, मुस्कुराते, अच्छा पनौती, तो अब जनता उनसे कहां कहां पनौती पूछेगी ये सोचना पड़ेगा। और संसद का सत्र हर बार खुलता है तो उसकी कोई वजह नहीं होती। संयोगवश इस बार न कोई वीडियो आया है, न कोई मुद्दा आया है, न कोई ऐसी चीज है। और प्रधानमंत्री इस बार थोड़ा आक्रामक भी दिख रहे हैं, गुस्सा उनका दिख रहा है कि हर बार आप लोग यही काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए, एक राज्य में जनता ने भी उनको जनादेश दिया है, जनमत मिला हुआ है। अब ये जनमत क्या पॉजिटिव तरीके से वो देखेंगे या फिर नफरत खुद फैलाएंगे, उसका बाजार तैयार करेंगे और तब मोहब्बत की दुकान एक कोने में खोलने का प्रयास करेंगे, ये उनके लिए नुकसानदेह होने वाला है। राजेश जी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को समझ नहीं आएगा, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आपके लिए भले के लिए मैं कह रहा हूं, भले के लिए ही कह रहे हैं या घेरने की भी कोशिश थी इस तरह से कि विपक्ष अब अगर कोई भी विरोध करेगा तो उसे आम लोग इस तरह से समझे कि ये अपनी हार की खींच मिटा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुख्य चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। विपक्ष की सफलता प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है। लेकिन उस पद पर होने के नाते उन्होंने ये बात ठीक कही कि संसद का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। और ये तो जब यूपीए और कांग्रेस थी संसद में, सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहती थी कि आप हंगामा करके सत्र को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो असल मैसेज देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री इस छोटी सी अपनी स्पीच में, उन्होंने जाति जनगणना के बारे में बहुत सटल तरीके से कह दिया कि वो जो 4 उन्होंने जातियां गिनाई, गरीब, महिला, युवा और किसान,
इनका जिक्र अभी भी किया है उन्होंने, ये पोटेंशियल एक 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के हाथ में एक, इसके तरकश में एक तीर है। उसकी काट जो है प्रधानमंत्री उसके कास्ट के ऊपर क्लास को लाके कर रहे हैं। लेकिन इसका देखिए, इसका दूसरा वो असर भी हो सकता है। इतने लाखों लाख दलित समुदाय, ओबीसी, आज के चुनाव के उनको छोड़ दीजिए, क्या ये अगर जब गांव-गांव में मैसेज जाएगा कि अब जो है जाति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सब वो महत्वपूर्ण है जो आपका क्लास है। बिल्कुल, तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन वो उतना असर करता नजर नहीं आया। राकेश त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? मोहब्बत की दुकान सही मायने में कैसे खोली जा सकती है, ये वो नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि तेलंगाना में खोल दी हमने मोहब्बत की दुकान। देखिए समीर जी, प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा कुछ सुझाव भी सामने रखते हैं और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ सामने निकल करके आते हैं। उन्होंने हमेशा, कल भी आप अगर देखेंगे जो बीजेपी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे, तब भी उन्होंने कल सकारात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे भूमिका निभा सकते हैं इस बारे में भी चर्चा की। आने वाला जो साइक्लोनिक है उसके खतरे कैसे हो सकते हैं। सरकार तमिलनाडु में भले ही हमारी ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां राहत कार्य में जुटे, अगर किसी प्रकार की वहां ऐसी स्थिति बनती है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की सकारात्मकता को विपक्ष को सीखने की आवश्यकता है। विपक्ष इतना नकारात्मक हो चुका है, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी को लेकर के जिस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस नेगेटिविटी से तो विपक्ष को बाहर आना चाहिए। कि कितना इस नसीहत को मानते हैं विपक्ष के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है, वो कितना मानते हैं उस नसीहत को। लेकिन बड़ी बातें कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।